चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर रोशनी डालने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, लगभग 200 साल पहले का समय। दक्षिण एशिया धीरे धीरे विदेशी शासन के आगे घुटने टेक रहा था। बड़े बड़े साम्राज्य टूट रहे थे, लेकिन इन सबके बीच हिमालय की ऊंचाइयों में एक छोटा सा राज्य बिल्कुल दृढ़ता के साथ सीना ताने खड़ा था। योद्धाओं की भूमि, जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। आखिर जब आसपास सब कुछ बदल रहा था, तब इस छोटे से हिमालयी राज्य ने अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखा? यही तो समझना है आज हमें। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक छोटे से पहाड़ी राज्य ने आखिर एक इतने विशाल साम्राज्य को चुनौती कैसे दी। ये बिल्कुल किसी डेविड वर्सेस गोलायत जैसी कहानी लगती है। सोचिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। उनका खौफ हर जगह था। लेकिन 1814 के आसपास जब सीमा पर विवाद बढ़ने लगे, तो इस छोटे से राज्य ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्या ऐसी ताकत थी उनके पास जिसने उन्हें इतना निडर बना दिया? अगर हम इन दोनों सेनाओं को आमने सामने रखकर देखें, तो अंतर सच में हैरान करने वाला था। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास विशाल सेनाएं थीं, भारी भरकम तोपें थीं और संसाधनों की तो कोई कमी ही नहीं थी। और दूसरी तरफ नेपाल का राज्य। इन नेपाली जवानों के पास ना तो कोई चमकती हुई वर्दी थी, ना आधुनिक हथियार और ना ही बेहिसाब दौलत। लेकिन जो उनके पास था ना, उसकी कीमत किसी भी बारूद से ज्यादा थी। उनके पास था अद्भुत साहस, और उनकी सबसे बड़ी ढाल थे उनके साथी हिमालय के विशाल पहाड़। फिर आया साल 1814। ये वो साल था जब आधिकारिक तौर पर युद्ध की शुरुआत हो गई। अब ब्रिटिश सेना का मानना था कि ये तो बस बच्चों का खेल है। उन्हें लगा कि एक बहुत ही आसान जीत होगी। उनका सोचना था कि उनकी ट्रेंड सेना और भारी तोपें इन पहाड़ी इलाकों को कुछ ही दिनों में रौंद देंगी। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को नेपाल की पहाड़ियों की तरफ भेज दिया। पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना किस चीज से होने वाला है। जो ब्रिटिश सेना के लिए एक इजी विन लग रही थी ना, वो उनके लिए एक सच्चे पहाड़ी बुरे सपने में बदल गई। ये कठिन पहाड़ी क्षेत्र ब्रिटिश तोपों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। जंगलों और खड़ी चट्टानों के बीच छिपे हुए नेपाली योद्धा बिल्कुल किसी परछाई की तरह घूमते थे। बिना किसी डर के अचानक हमला करते थे। उन्होंने हर एक छोटी पहाड़ी को मौत के मैदान में बदल दिया था, और हर छोटे किले को प्रतिरोध की एक अभेद्य दीवार में। और इस पहाड़ी युद्ध में एक ऐसी चीज थी जिसने आगे बढ़ती हुई ब्रिटिश सेना के दिलों में दहशत पैदा कर दी। खुखरी। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये अपने आप में एक किंवदंती है, एक मुड़ी हुई धार वाली खतरनाक छुरी। जब दुश्मन नजदीक आते, तो मस्केट्स और तलवारों के साथ साथ इसी खुखरी का इस्तेमाल करके ये योद्धा आमने सामने की ऐसी भयानक लड़ाई लड़ते थे कि विशाल साम्राज्य के सैनिक भी थर-थर कांपने लगते थे। इन्हीं सब घटनाओं के बीच एक ऐसा किस्सा सामने आया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। नाला पानी का युद्ध। ये सच में नेपाली इतिहास में संघर्ष और दृढ़ता की सबसे महान कहानियों में से एक है। इस युद्ध का केंद्र था एक छोटा सा पहाड़ी किला, और उसके भीतर खड़ा था एक निडर जवान कमांडर, बलभद्र कुंवर। इसी किले ने आने वाले दिनों में पूरे युद्ध का रुख ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, बलभद्र कुंवर के पास वहां कितने लोग थे? सिर्फ कुछ 100 लड़के। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें सिर्फ सुशिक्षित सैनिक नहीं थे। इस किले की रक्षा करने वालों में आम लोग शामिल थे, बुजुर्ग आदमी, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी। ये कोई विशाल सेना नहीं थी, ये एक समुदाय था जो अपनी आज़ादी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार बैठा था। एक तरफ किले के अंदर सिर्फ कुछ 100 लोग, और दूसरी तरफ बाहर हजारों की तादाद में ब्रिटिश सैनिक और उनकी विशाल गरजती हुई तोपें। ये ऐसी स्थिति थी जहां तकनीकी रूप से तो नतीजा पहले ही तय लग रहा था। बाहर मौत और तबाही का मंजर था, और अंदर था एक ऐसा हौसला जो कभी टूट ही नहीं सकता था। घेराबंदी लगातार बढ़ती गई। ब्रिटिश तोपें गरजी, आसमान धुएं से भर गया और किले की दीवारें बुरी तरह से टूटने लगीं। पर फिर भी नेपालियों ने आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। वो हार मानने को तैयार ही नहीं थे। अब यहां सबसे अहम बात समझिए, जब गोलियां और तोपें इन पहाड़ी योद्धाओं को तोड़ नहीं पाईं, तो ब्रिटिश सेना ने एक नया और क्रूर तरीका अपनाया। उन्होंने किले की पानी की सप्लाई पूरी तरह से काट दी। अब गोलियों से ज्यादा जानलेवा
प्यास बन चुकी थी। जब किले में बिना पानी के जीवित रहना पूरी तरह से असंभव हो गया, तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इसकी बजाय बलभद्र कुंवर और जो भी थोड़े बहुत योद्धा जिंदा बचे थे, वो अपने हाथों में अपनी चमकती हुई खुखरी पकड़े उस खंडर हो चुके किले से बाहर निकले। वो बिल्कुल निडर थे। उनका हौसला नहीं टूटा था। उन्हें अपनी मिट्टी पर गर्व था। कहा जाता है कि उनकी इस अटूट दृढ़ता को देखकर बाहर खड़े दुश्मन सैनिक भी बिल्कुल शांत रह गए, हैरानी से उन्हें बस देखते रह गए। और आपको क्या लगता है, ये साहस सिर्फ एक किले तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। सुदूर पश्चिम में एक और महान कमांडर थे, अमर सिंह थापा। उनकी उम्र जरूर ढल चुकी थी, लेकिन उनका जोश किसी ज्वालामुखी जैसा था। उन्होंने उस विशाल सेना के खिलाफ इस दृढ़ता के साथ पहाड़ों की रक्षा की कि दुश्मन सेना भी दंग रह गई। इसने ये साफ कर दिया था कि ये लड़ाई सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किले की नहीं थी, ये पूरी मिट्टी की लड़ाई थी। तो ये युद्ध जो 1814 में शुरू हुआ था, उसने आने वाले 2 सालों तक इन पहाड़ों में आग लगाए रखी। ये 2 साल दोनों ही पक्षों के लिए बेहद कठिन थे। आखिरकार एक ऐसी स्थिति आई जब युद्ध को विराम देना पड़ा और 1816 में सुगैली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, एक ऐसा समझौता जिससे इस लंबे और खूनी युद्ध का अंत हुआ। इस संधि का निष्कर्ष क्या था? अगर इसे एक वाक्य में समझाना हो तो बस यही कहूंगा, नेपाल ने अपना क्षेत्र जरूर खोया, लेकिन अपनी आत्मा नहीं खोई। समझौते के तहत नेपाल को अपने राज्य का एक बड़ा और कीमती हिस्सा खोना पड़ा, जो बहुत तकलीफदेह था। लेकिन जरा बाकी रियासतों को देखिए, जो विदेशी शासन के आगे पूरी तरह झुक गई थीं। उनके विपरीत नेपाल ने अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता को सफलतापूर्वक बचाए रखा। इस युद्ध का एक ऐसा नतीजा भी निकला जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, और वो था गुरखास का जन्म। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये वो गहरा सम्मान था जो खुद दुश्मन ब्रिटिश सेना ने अपने सबसे बहादुर प्रतिद्वंदियों को दिया था। युद्ध के बाद इन्हीं योद्धाओं ने दुनिया भर में गुरखा सैनिकों के रूप में अपनी शौर्य, वफादारी और निडरता की एक अनोखी पहचान बनाई। दुश्मनी सम्मान में बदल गई और एक विश्वव्यापी किंवदंती का जन्म हुआ। तो आज के इस विश्लेषण के आखिर में एक छोटा सा प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं। एंग्लो नेपाल युद्ध सिर्फ बंदूकों और तोपों की लड़ाई नहीं थी, ये साहस और आत्मा की लड़ाई थी। आज भी सैकड़ों सालों बाद जब भी पहाड़ों में हिम्मत की बात होती है, तो इतिहास किसको याद रखेगा? उन्हें जिनके पास दौलत और तोपों का ढेर था, या उन पहाड़ी योद्धाओं को जो अपनों के लिए और अपनी आज़ादी के लिए एक विशाल साम्राज्य से टकरा गए थे? ये वही विरासत है जो हमें हमेशा याद रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के साथ एक नई चर्चा में।